आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक फिनोमिना, वो है आपका चार्ज। तो चार्ज बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स दैट पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। सपोज हमारे पास में दो बॉडी है, अभी शुरुआती तौर पर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब क्या है कि जितने ए बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन, जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव। बी बॉडी के पास भी जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव, तो ये न्यूट्रल है। बट जैसे ही मैं इन दोनों बॉडी को आपस में रब करता हूं तो रब करने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर ट्रांसफर होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर ट्रांसफर होंगे। तो ये दोनों बॉडी कुछ ना कुछ अपने ऊपर चार्ज एक्वायर कर लेती है और वही घटना आपकी कहलाती है चार्ज। कुछ इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर एक दूसरे से एक्वायर कर लेती है, वो घटना भी कहलाती है चार्ज। तो चार्ज बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। और ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, वो दो बॉडी को रब करने के द्वारा भी आ सकता है या वो दो बॉडी को हीटअप करने के द्वारा भी आ सकता है। तो जनरली चार्ज को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए दो फॉर्मूले बताए गए हैं। Q is equal to Ne and Q is equal to It, where N is equal to number of electrons, E is equal to charge on electron, I is equal to current, T is equal to time। और अगर हम चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मॉडुलस ऑफ E इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और चार्ज का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ चार्ज का यूनिट होता है आपका कूलम। तो ये बात हुई आपकी चार्ज की। अब हम चार्ज को और आगे चलते हैं और पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर 1 है चार्ज की एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब क्या है कि हम चार्ज को किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों आपको सबसे पहले बता दें कि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती है उन सबको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब है अगर हमारे पास में सपोज 3 चार्जेस है Q1 माइनस Q2 एंड Q3, हमें इन सब का नेट चार्ज निकालना है, इन सबको ऐड करना है। तो हमारे पास नेट चार्ज होगा Q नेट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। ये जो प्रॉपर्टी होगी हमारी, ये होगी एडिटिविटी। चार्ज को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या है कि अगर कहीं पर दो पॉजिटिव चार्ज है या दो नेगेटिव चार्ज है तो ये हमेशा रिपल्सन शो करते हैं। और अगर कहीं पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो अपोजिट साइन के चार्जेस है तो वह हमेशा अट्रैक्शन शो करते हैं। फिर हम बात करते हैं चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की? वो है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, हमें ए बॉडी से बी बॉडी के पास कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं। सपोज हमने 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने थे, हो गए। हमने कहा 200 इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर दीजिए, हो गए। बट किसी ने कहा कि आप 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करिए, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों?
क्योंकि जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होते हैं। इंटीजर क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में इतनी छोटी क्वांटिटी है, उसे हम और छोटी क्वांटिटी में डिवाइड नहीं कर सकते। तो कभी भी 2.5, 1.5, 3.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होंगे, वे हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होंगे। और किस फॉर्मूले के द्वारा होंगे? वे होंगे हमेशा Q = Ne, जहां पर हमने पहले पढ़ा था कि n जो है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये n है, बट ये एक और चीज है, एक और नाम है n का, यहां पर n इज एन इंटीजर। n का ये जो नाम है यहां पर है n इज एन इंटीजर। और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते, ना ही हम उसे डेस्ट्रॉय कर सकते, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करेंगे कैसे? कंजर्वेशन होगा कैसे? सपोज हमारे पास में दो बॉडीज हैं, ए बॉडी बी। इनिशियली ए बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सपोज 100 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 100 ही प्रोटॉन है, तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सपोज इसके पास 200 इलेक्ट्रॉन्स है और 200 ही प्रोटॉन है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इनिशियली टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोनों बॉडी के पास? 100, 200, 300 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनिशियली। और प्रोटॉन कितने हैं? 300 प्रोटॉन है। जब हमने दोनों बॉडी को आपस में रब किया, तो जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर स्टार्ट होता है। तो जैसे ही दोनों बॉडी को रब किया, रब करने के बाद पता लगा कि ए बॉडी के पास बी बॉडी से ए बॉडी के पास 50 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए टोटल? 150। यहां कितने रह गए? यहां रह गए कितने? यहां से 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इधर, तो कितने बचे इधर? 150 इलेक्ट्रॉन्स। सपोज इसके पास प्रोटॉन 100 थे और इसके पास 200 थे। तो एक और बात आपको पता लगी कि जब जितने पॉजिटिव जितने निगेटिव, तो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अब ए बॉडी के पास पॉजिटिव ज्यादा है या निगेटिव ज्यादा है? निगेटिव डेफिनेटली ज्यादा है। तो जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं बच्चों, वो बॉडी हो जाती है इलेक्ट्रिकली निगेटिव। और अब देखिए आप बी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रिकली होगी पॉजिटिव। बट फिर रब करने के बाद भी आप टोटल काउंटिंग करिए, 150 इलेक्ट्रॉन्स या 150 इलेक्ट्रॉन्स, यहां टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 300 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन अगेन कितने हैं? 300 प्रोटॉन। तो रब करने के बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी के पास हुआ जरूर, बट क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के टोटल नंबर्स में कोई चेंज आया? नहीं आया। तो वही तो हमारी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी के पास आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हो सकता है, बट चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना ही डेस्ट्रॉय होगा। और दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और V इज इक्वल टू फॉर्मूला है आपका W/Q0। तो अगर हम यहां पर एज्यूम कर ले चार्ज Q0 इज इक्वल टू 1 कूलम, देन V इक्वल कितना होगा? W। तो डेफिनेशन कितना बना? क्या बना? द नेट वर्क डन टू मूविंग ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इस चीज को अच्छे समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको अच्छे समझने के लिए सबसे पहले पता करना होगा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होती है द एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ऑलरेडी स्टोर्ड इन अ बॉडी का मतलब क्या है? जैसा ये पेन है,
ये पेन मेरे हाथ पे ऐसे रखा, अभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। कैसे? जैसे ही मैं अपना हाथ यहां से हटाता हूं ये पेन नीचे की ओर जाना शुरू होगा, मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये ऐसे रखा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मान के चलिए आप 0 है। जैसे ही मैंने इसे यहां तक उठाया, अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो गया। पता कैसे लगता है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है? जैसे ही मैं इसे छोड़ता हूं तो ये पेन नीचे की ओर गिर जाता है, जिससे पता लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई थी। तो वही हमारी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों एक छोटा सा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और अच्छे समझने के लिए। सपोज मेरे पास में दो चार्ज है, एक है Q और एक है Q0। तो आपको पता है जहां पर भी दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वे एक दूसरे पर रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं। तो इस Q चार्ज के कारण इस Q0 पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा और रिपल्सन के कारण ये चार्ज कुछ डिस्प्लेस हो गया। ये चार्ज जितना दूर जाता जाएगा इसके अंदर उतना ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आता चला जाएगा। तो जितना ज्यादा ये दूर चला जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये चार्ज Q0 आपका इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा। तो ये चार्ज इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा किस चीज के कारण? इसकी एनर्जी के कारण। और कौन सी एनर्जी के कारण? पोटेंशियल एनर्जी के कारण। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये चार्ज इंफिनिटी पर पहुंच गया। तो अगर इस चार्ज को हमें इंफिनिटी से, क्योंकि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं आसपास तक होगा, इस रीजन में होगा, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस इंफिनिटी पर रखे चार्ज को हमें लेकर आना है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को लाने के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अपोजिट करते हैं, जो वर्क डन करते हैं वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मतलब क्या है कि अगर ये चार्ज एज्यूम कर लिया जाए कि ये चार्ज 1 कूलम का है, तो इस 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जितना वर्क डन हमें करना पड़ता है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जो डेफिनेशन में भी अंडरस्टूड है। द नेट वर्क डन टू मूविंग ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हुआ? इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है बच्चों, वर्क का यूनिट हुआ आपका जूल और चार्ज का यूनिट हुआ आपका कूलम। तो यूनिट हुआ आपका चार्ज जूल पर कूलम, और इसका एक यूनिट होता है आपका वोल्ट। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हुई। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेचर में कैसा होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेचर में आपका बच्चों स्केलर होता है। फिर यहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेचर में आपका स्केलर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर जब हम चलते हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता है आपका I, और I इज इक्वल टू होता है आपका Q/T, मींस फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर व्हेन ए इलेक्ट्रिक फील्ड और व्हेन ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर देन इलेक्ट्रिक करंट अकर्स। मतलब अगर कोई कंडक्टर आपके पास है और इस कंडक्टर को आपने किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया, किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया, तो इस कंडक्टर के क्रॉस चार्ज मूव करना शुरू करेंगे, चार्ज मूव करना शुरू करेंगे। जब चार्ज मोशन में आएंगे तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट में हमेशा करंट फ्लो करती है। जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके अपोजिट में हमेशा करंट फ्लो करती है। तो करंट होती क्या है? जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तब ही आपकी इलेक्ट्रिक करंट अकर करती है। तो आप बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? यूनिट होता है इसका एम्पियर। नेचर में ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसके बाद बच्चों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ आपका होता है इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए कंडक्टर then electric potential means V
will be directly proportional to the electric current. This phenomena is known as Ohm's law. मतलब क्या है कि अगर कोई कंडक्टर आपके पास है, आप उसे जितना पोटेंशियल दोगे आपको उसी के कोरस्पोंडिंग करंट मिलने वाला है। अगर पोटेंशियल ज्यादा दोगे ज्यादा करंट मिलेगा, पोटेंशियल कम दोगे तो कम करंट मिलेगा। बट एक शर्त जो है कि उसकी फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज ना हो। फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि टेम्परेचर उसका चेंज ना हो, वो मेल्ट ना हो जाए, प्रेशर चेंज ना हो, तभी आपका ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। आपको एक एक्टिविटी करके बताते हैं कि ओम्स लॉ होता कैसे है। कि सपोज आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को आपने इनिशियली एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो अगर सपोज इनिशियली आपने इसे 5 वोल्ट दिया तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करंट 1 एम्पियर मिला। आपने इसे 10 वोल्ट दिया, वोल्टेज आपने चेंज किया, 2 एम्पियर मिला। 15 वोल्ट दिया, 3 एम्पियर मिला। बट जैसे ही आपने बच्चों 20 वोल्ट दिया आपका कंडक्टर मेल्ट हो गया, पिघल गया। तो कंडक्टर जैसे ही आपका मेल्ट हुआ, वो वायर या वो कंडक्टर जैसे ही मेल्ट हुआ, तो क्या जब आपका वायर मेल्ट हो गया तो आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, क्या उसके कोरस्पोंडिंग आपको करंट मिलने वाला है? तो आंसर है नो, क्योंकि कंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी ही खो चुका है। उसमें फर्दर कोई इंक्रीमेंट करंट का नहीं आने वाला। तो केवल ओम्स लॉ कहां तक वैलिड हुआ? 15 वोल्ट तक। जहां तक वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे थे करंट बढ़ता जा रहा था, वहीं तक आपका ओम्स लॉ एप्लीकेबल था। बट जैसे ही किसी कंडक्टर ने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को खो दिया, ओम्स लॉ वहीं से आपका नॉन वैलिड हो गया। तो अगर हम ओम्स लॉ के लिए इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, वोल्टेज और करंट के बीच एक ग्राफ लेते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। तो अगर सपोज आपने कहा कि यहां पर तो आपकी है वोल्टेज, ये है आपका करंट, या ऐसे कह लीजिए ये आपका वोल्टेज है और ये आपका करंट है। आपने कहा 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। 5 वोल्ट दिए 1 एम्पियर, 10 वोल्ट दिए 2 एम्पियर, 15 वोल्ट दिए 3 एम्पियर। जब सबको मिलाया तो वो एक स्ट्रेट लाइन आया। तो जो इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है, वोल्टेज करंट के बीच ग्राफ है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये ओम्स लॉ का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आप यहां से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान आप हटाते हैं और एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, और कांस्टेंट होता है आपका R। और R क्या है आपका? रेजिस्टेंस। R है आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट का नाम ही है रेजिस्टेंस। यानी कि जो किसी कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो करने वाली करंट का अपोज जो करता है उसी का नाम होता है आपका रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की अगर आप यूनिट की बात करते हैं बच्चे, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है आपका ओम। वहीं पर जब रेजिस्टेंस की बात आती है यूनिट इसका ओम है, तो कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स कौन से हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, वे कौन से फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? सबसे पहला फैक्टर है बच्चे नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब क्या है कि उस मटेरियल का नेचर कैसा है। मतलब वो आयरन है, प्योर कंडक्टर है जैसे सिल्वर हुआ या कॉपर हुआ, या वो कोई इंसुलेटर है जैसे रबर हुआ। तो डेफिनेटली जो इंसुलेटर होंगे उनके अक्रॉस रेजिस्टेंस अप्रोक्स इन्फिनिटी या बहुत ज्यादा होने वाला है। बट जो हमारे कंडक्टर्स होंगे उनके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। तो मटेरियल का नेचर कैसा है, रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई प्लास्टिक की कोई चीज जैसे ये मार्कर पेन प्लास्टिक है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। बट वहीं पर अगर हमारे पास कोई आयरन रोड होती तो उसमें आसानी से करंट फ्लो कर जाना था। क्यों? क्योंकि उसमें मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स है। तो डिपेंड किस पर करता है? डिपेंड करता है रेजिस्टेंस नेचर ऑफ द मटेरियल पर, कि वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। सेकंड फैक्टर है आपका R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ।
रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी कंडक्टर का लेंथ, अगर कोई कंडक्टर आपका 1 मीटर का है तो उसका रेजिस्टेंस भी उसी एवरेज का होगा। बट जैसे ही आप उस कंडक्टर को खींचकर उसका लेंथ बढ़ा देते हैं तो उसी के साथ उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। सेकंड है आपका रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। किसी कंडक्टर का अगर एरिया बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है, बट अगर किसी कंडक्टर का एरिया आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, बट अगर किसी का एरिया आप घटाओगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अब इन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, कंबाइंड कर देते हैं। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाय A। जैसे ही आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इसकी जगह कांस्टेंट लगाते हैं, तो R इज इक्वल टू हो जाता है रो इंटू L बाय A। अगर यहां से हम कहें इफ L इक्वल 1 मीटर, A इक्वल 1 मीटर स्क्वायर, देन R इज इक्वल टू रो। मतलब क्या है, कोई भी कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उसमें ही प्रेजेंट रेजिस्टेंस, उसमें प्रेजेंट रेजिस्टेंस ही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाता है। यहां पर जो ये रो है ये आपका रेजिस्टिविटी है, रो आपका रेजिस्टिविटी है। और इसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है बच्चे, रो का वैल्यू आप निकालिए यहां से, R इंटू A बाय L। ओम रेजिस्टेंस का, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, कैंसिल आउट, तो इसका यूनिट आपका बन जाता है ओम मीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट।